वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे। इंग्लिश का ये फेमस प्रोवर्ब तो आपने सुना ही होगा, जिसका मीनिंग होता है कि जहां चाह वहां राह। और ये बात भी बिल्कुल सच है। अगर आप कुछ बड़ा और अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और हार्ड वर्क के साथ ही आपका अपना ये टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। आपको जरूरत है सिर्फ एक फॉर विजन की, जिससे कि आप अपने फ्यूचर के गोल्स को डिसाइड कर सको। अब जैसे अगर हम सिंगापुर कंट्री की बात कर लें, जो एक बेहद ही छोटी सी कंट्री होते हुए भी आज वर्ल्ड वाइड अपनी अलग ही पोजीशन रखता है और दुनिया का हब बना हुआ है। एशिया कॉन्टिनेंट में बसा ये देश काफी छोटा होते हुए भी आज जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां अच्छे से अच्छी कंट्रीज को भी पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। और ऐसा पॉसिबल हो पाया है इस कंट्री के लोगों और वहां के लीडर्स की वजह से, जिन्होंने एक विजनरी कॉन्सेप्ट के साथ अपनी कंट्री को डेवलप करने में हर कंट्रीब्यूशन दिया और आज उसका रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने है। तो आइए जानते हैं आखिर वहां के लोगों ने ऐसा कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसकी वजह से आज सिंगापुर पूरे वर्ल्ड में हब बना हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक। दोस्तों, सिंगापुर भी हमारे इंडिया की तरह ही एक समय पर गुलाम हुआ करता था और इसे आजादी हमारी आजादी मिलने के 18 साल बाद कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से मिली थी। अगर हम आज की डेट में इस कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 58 लाख के आसपास है और यहाँ लैंड एरिया 700 स्क्वायर किलोमीटर है। इस कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 7810 पर स्क्वायर किलोमीटर है, इसीलिए यहाँ लैंड एरिया काफी कम है। अगर हम इसका इतिहास उठाकर देखें तो अपनी आजादी के समय में इस देश के पास कुछ भी नहीं था, यानी कि पूरी तरह से ये गरीब देश था। ना तो इसके पास फार्मिंग के लिए लैंड अवेलेबल था और ना ही नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। लेकिन फिर भी जिस तरह से इस कंट्री ने खुद को आज सभी ऑड्स के बीच में स्टेबल किया है, और वो वाकई में काबिले तारीफ है। जहां एक समय पर यह देश इतना गरीब हुआ करता था, वहीं आज इस देश के लोगों की सैलरी वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर सबसे अच्छी सैलरी देने वाली कंट्री में गिनी जाती है। ये देश आज मेडिकल, हेल्थ, मोबिलिटी, डिफेंस जैसे कई सेक्टर्स में टॉप रैंकिंग में अपनी जगह रखता है। इतना ही नहीं, द इकोनॉमिक मैगजीन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पिछले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगी कंट्री भी रहा है। ये कंट्री भी हमारे इंडिया और श्रीलंका की तरह ब्रिटेन कंट्री का गुलाम थी। इस देश को जुबराइटर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, जब 1942 में जापान देश ने ब्रिटेन को वॉर में टक्कर देते हुए खुद ये लड़ाई जीती थी, लेकिन 1944 और 45 में अमेरिका ने जापान पर अटैक कर दिया और सिंगापुर को जापान से छीन लिया, जिससे सिंगापुर को काफी हद तक नुकसान भी हुआ और यहाँ तक कि इसके कई बंदरगाह भी इसमें बुरी तरह से डैमेज हो गए। जापान के द्वारा इसके लोकेशंस को ऑक्यूपाइड करने के बाद से यहाँ की जनता को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। लेकिन इतनी ऑपोजिट सिचुएशन होने के बाद भी सिंगापुर ने अपने लिए कुछ नया सोच रखा था, जिस वजह से आज ये कंट्री इस मुकाम तक पहुंच पाई। यहाँ के फेमस लीडर ली कुआन यो एक चीनी अप्रवासी थे, जिन्होंने 1954 में पीपल्स एक्शन पार्टी का निर्माण किया और खुद महासचिव की पोस्ट संभाली। इस पार्टी को साल 1959 में बहुमत मिली और इन्होंने सिंगापुर में अपने कंट्री की फ्री हैंड गवर्नमेंट शुरू की, जो पूरी तरह से अंग्रेजी शासन से मुक्त थी। इन्होंने 1963 में सिंगापुर और मलेशिया को एक साथ मर्ज कर दिया, जिससे ये मर्ज बहुत दिनों तक चल नहीं पाया और साल 1965 में सिंगापुर संघ से अलग होकर ये एक फ्री कंट्री बन गया। सिंगापुर ने खुद के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए खुद को फ्री करके स्टेप तो जरूर उठा लिया था, लेकिन उनके पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं थे जिससे वो अपने डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकें। यहाँ तक कि यहाँ की पूरी आबादी की लगभग 50% पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं थी, जबकि मैक्सिमम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। अगर हम वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट की माने तो 1965 में यहाँ की पर पर्सन जीडीपी $516 के आसपास थी, लेकिन इतने कम जीडीपी के बाद भी इस कंट्री में 1960 से 80 के बीच में अपने देश की पर पर्सन कैपिटा को लगभग 15 गुना तक बढ़ाया, जो सच में किसी मील के पत्थर जैसा था। यहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर ली कुआन का ये मानना था कि इसे भी इजराइल और बाकी कंट्रीज के जैसे जंप करना पड़ेगा और एक स्टेबल स्टेट में पहुंचना पड़ेगा।
अपनी कंट्री को इसके लिए उन्होंने सारे नेसेसरी स्टेप्स भी फॉलो किए। जैसे उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि सबसे पहले अपनी बढ़ती पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, जिसके लिए इन्होंने 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे करने वालों पर फाइन लगाना शुरू कर दिया। और करप्शन से निपटने के लिए इन्होंने कई सारे ऐसे रूल्स बनाए जिससे काफी हद तक इसे कम किया जा सके। इन्होंने इसके साथ ही सबसे पहले अपनी कंट्री के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ के रोडवेज और ट्रांसपोर्टेशन पर काम करना शुरू किया। इसके बाद अगर हम इस देश के जियोग्राफिकल स्टेटस की बात करें तो ये मुनक्का स्टेट के मुहाने पर बसा हुआ है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि दुनिया का कोई भी ट्रेड यहीं से होकर गुजरेगा। इट मीन्स इनडायरेक्ट वे में ये भी एक अच्छा इनकम का सोर्स है। यहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री के पॉपुलेशन को एजुकेट करने पर विशेष ध्यान दिया और ह्यूमन रिसोर्स पर भी ध्यान दिया। आज यहाँ के बैंकों को वर्ल्ड वाइड पोजीशन मिलती है क्योंकि ये सभी इंटरनेशनल फैसिलिटीज देने में सक्षम है। अगर हम साल 2017 के ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें तो इस कंट्री को लंदन और न्यूयॉर्क के बाद 3rd इकोनॉमी कॉम्पिटिटर कंट्री की पोजीशन मिली। क्या आपको पता है कि 2017 में यहाँ पर 1.74 करोड़ टूरिस्ट ने विजिट किया था, जो यहाँ के कुल पॉपुलेशन का लगभग 2.5 से 3 गुना है। वैसे इस देश में रहने वाले लोग इसे इतना महंगा देश नहीं मानते क्योंकि यहाँ के लोगों की इनकम और देशों से काफी अच्छी है। यहाँ के लगभग 90% लोग अपना घर खरीदते हैं क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ऐसे विजन के साथ प्लान बनाती है कि यहाँ का हर नागरिक अपना घर ले सके और यहाँ पर लोगों को सस्ते दामों में घर और उन्हें काम करने के लिए कई सारे फार्म्स का भी निर्माण करवाया। लेकिन उस वक्त इसके डेवलपमेंट में इंडिया का भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा क्योंकि वहां पर रहने वाले कई इंडियंस ने इसके डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसीलिए आज ये कंट्री इंडिया के डेवलपमेंट के लिए अपने टेक्निक्स को यूज करने के बारे में सोच रही है। यहाँ के हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड से हमारे इंडिया में काफी कुछ अच्छा किया जा सकता है क्योंकि इतने कम लैंड एरिया के बावजूद भी इस कंट्री ने जैसे आज अपने वहां रेसिडेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वो किसी भी कंट्री के लिए मिसाल है। यहाँ एचडीबी हर किसी को सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में से घर खरीदने के लिए परमिशन देती है। इसके साथ ही इनके द्वारा बनाए गए घरों को कोई भी ऐसा इंसान जो 21 साल से ज्यादा की उम्र का हो और जिसकी इनकम 10,000 सिंगापुर डॉलर से कम हो, क्योंकि उससे ज्यादा इनकम वाले इंसान को फिर प्राइवेट में बिकने वाले घर को लेना पड़ता है। इसके साथ ही आप एचबीडी के द्वारा बनाए गए सिर्फ 2 ही घर खरीद सकते हैं। एचबीडी अब पुंगोल जैसे नई सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसको ग्रीनरी के साथ इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। यहाँ पर कम इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और कचरों की रिसाइकलिंग और रेन हार्वेस्टिंग का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसमें बच्चों और बड़ों सबके लिए बाजार से लेके पार्क और खेलने तक की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा गया है। हालांकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ना होने की वजह से ये अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाले समय में यहाँ के 5 नागरिकों में से हर एक इंसान अगले 10 सालों में सीनियर सिटीजन बन जाएगा और इसके लिए भी इन्होंने कई ऐसे रोबोट्स के डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर दिया है जो फ्यूचर में इन्हें सपोर्ट कर सकें। इसके साथ ही इस कंट्री में हमेशा चीन के साथ अपने अच्छे रिलेशन स्टेबल किए हैं, तो अपने इसी विजनरी सोच और प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की मदद से ये देश आज पूरे विश्व में वर्ल्ड हब बना हुआ है, जिससे और कंट्रीज को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। यहाँ की नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी यानी कि NEA ने भी वेस्टेज और वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी नई तरह की टेक्नोलॉजी बनाने और डेवलप करने के बारे में प्लान कर रही है। तो आपको सिंगापुर के बारे में हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें।